हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे पेंडिंग उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम बेसिकली क्या पढ़ चुके थे, हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जब है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है हमारे पास कि हमें मास को कंजर्व रखना है। ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सभी क्या है, हमें क्या चाहिए, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितना हमारे पास mass of reactant should be equal to what? Mass of product. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी की बात करते हैं, किसी रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है, वाटर मिलता है। राइट, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें इसे बैलेंस करने की क्या जरूरत है, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत ये है कि यहाँ पे देखिए 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल यहाँ पे हमारे पास 2 × 1 कितने हैं, यहाँ पे टोटल 2 मोल है किसके, ऑक्सीजन के। यानी 2 × 2 = 4 मोल किसके हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। राइट, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास फिर से क्या है, 4 हाइड्रोजन के मोल है और ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 2 मोल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ठीक है, यानी जितना रिएक्टेंट का मास था दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्लियरिटी आ रही होगी। इसीलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, अभी रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या है, जो हमें नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है ना जिन एलिमेंट्स की, हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमें बैलेंस कर पाएंगे हम रिएक्शन को, और इसीलिए बैलेंस मैंडेटरी भी है क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या है, देखिए वाटर की बात करते हैं। लेट्स से हम अभी वाटर है जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या वी कैन से केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दैट इज 2H2O। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि H2O मतलब हम हाइड्रोजन के क्या मोल लेते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के लेते हैं और 1 मोल किसका लेते हैं बच्चे, ऑक्सीजन का लेते हैं। ठीक है, अभी कहीं से भी वाटर लो, कनाडा का पानी लो, इंडिया का पानी लो। ठीक है, अपने घर की टैप का वाटर ले सकते हो आप, कहीं से भी वाटर लो, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहने वाली है दैट शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, तो आप कहीं से भी लो, मान लो हम सोर्स की बात करते हैं, मान लो सोर्स 1 है, सोर्स 1 की बात करें, हम वहां से वाटर ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स 2 से ले रहे हैं, सोर्स 3 से, 4 से, जितने भी सोर्सेस से हम वाटर ले रहे हैं उनकी सबकी कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कनाडा का वाटर ले रहे हो तो आपको 4 मोल लेना पड़ेगा, या इंडिया का ले रहे हो तो आपको 10 मोल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिशन आपकी फिक्स रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है कि जब आपके पास 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, 1, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो उनकी रेशो होती है ना वो क्या होती है, दैट शुड बी होल नंबर रेशो, दैट शुड बी व्हाट, होल नंबर रेशो। ठीक है, होल नंबर रेशो, ऐसा नहीं कि वो फ्रैक्शन में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्रैक्शन में आए। ठीक है, लेट्स से आपके पास आयोडीन और ऑक्सीजन है, मान लो आपके पास आयोडीन कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपके पास ऐसा है 1 और ये है मान लो लेट्स से 2.5। ठीक है, तो ऐसी कंपोजिशन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर रेशो नहीं है। क्या है यहाँ पे आपके पास डेसिमल आ रहा है। राइट, तो अभी आप इसको होल नंबर रेशो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये फॉलो करेगा किसको बच्चे, मल्टीपल प्रपोर्शन को, लॉ ऑफ व्हाट, मल्टीपल प्रपोर्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास यहाँ पे गै-लुसाक लॉ। ठीक है, अभी गै-लुसाक लॉ क्या कहता है वो देखेंगे हम। गै-लुसाक लॉ कहता है कि व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाना चाहते हैं, N2 + H2 विल फॉर्म 2NH3। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन के ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आप इसकी रेशो ले रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पे 1:3 ले रहे हो, तो ये भी कैसी होनी चाहिए आपके पास, दैट शुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर रेशो। ठीक है, होल नंबर रेशो होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप फ्रैक्शन में लोगे या नेगेटिव में लोगे, कि होल नंबर होना चाहिए, वही ये लुसाक लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ की। ये एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? एवोगैड्रो लॉ होता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब देखिए, जैसे अगर हमारे पास मास दिया है तो हम उसको क्या करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम दी है, किसी भी गैस की वॉल्यूम दी है, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, वही आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उतने ही आपके पास क्या होंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो आपके पास जितनी वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम ऑफ गैस होगी जितनी, दैट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, दैट शुड बी व्हाट, इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और उतना ही इक्वल होगा आपके पास मोल्स ऑफ गैस। ठीक है बच्चे, तो जितना आपको लेट से आपको दिया है, मान लो 12 लीटर दिया है, ठीक है, तो उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे, 12 मोल्स हो जाएंगे। ये कौन सा लॉ है, ये है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। तो इसी के साथ हमने सारे लॉज को कंप्लीट कर लिया है, जितने भी लॉज थे हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए, बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं कि कितना परसेंट स्कोर किया है ना, उसका कितना परसेंट आया, मेरा कितना परसेंट आया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनमें अगर हम एलिमेंट की परसेंटेज को देखना चाहें, अगर हम उनमें एलिमेंट की परसेंटेज को कवर अप करना चाहें, तो किस तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। देखिए, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल वर्ड की बात करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मेरा केमिस्ट्री में स्कोर आया 80, ठीक है, आउट ऑफ व्हाट 100, ठीक है, तो मुझे देखना है कि कितना परसेंटेज मैंने केमिस्ट्री में स्कोर किया। तो आप क्या करोगे, 80 जितना आपने स्कोर किया डिवाइड बाय में टोटल मार्क्स, यानी व्हाट 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने कितना परसेंट आया, आपका 80% आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास ना CaCO3 है, CaCO3 है, ठीक है, तो मुझे इसमें ना कैल्शियम की परसेंटेज को, मुझे ना इसमें कैल्शियम की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट कैल्शियम कैरी कर रहा है CaCO3। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं बाय मास की हेल्प से करूं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 बाय मास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मास ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज को स्टडी करना है। ठीक है बच्चे, अभी देखिए कैल्शियम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो मास कितना हो जाएगा इसका 40। ठीक है, 40। अब क्या करेंगे हम, इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अभी कैल्शियम का मास कितना है बच्चे, 40 है। अब कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और क्योंकि ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का अपने पास 16 होता है, तो 16 × 3 कितना हो गया, 48। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया। तो अभी मास ऑफ CaCO3 कितना है, 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 40। तो यानी कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज की कि Ca कितना प्रेजेंट है CaCO3 में, तो हम क्या करेंगे, 40 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम कार्बन का कैसे करें, तो सेम फॉर्मूला रहने वाला है कि परसेंटेज आपको किसका कैलकुलेट करना है, कार्बन का कैलकुलेट करना है, और कार्बन का मास कितना होता है बच्चे, 12। वेरी गुड, तो 12 डिवाइड बाय मास ऑफ CaCO3 कितना है आपके पास, 100 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 12% कार्बन प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको ऑक्सीजन का करना है, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, देखिए 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48, और टोटल यानी CaCO3 में हमें कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन का मास कितना है, तो 48/100 × 100। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं CH4 है, मीथेन है, मीथेन में अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे जल्दी से कार्बन का परसेंटेज निकाल के बताओ कि CH4 में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करके देखिए फटाफट से। यस, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सोल्व करोगे इसको, 12 डिवाइड बाय कितना है, CH4 का मास देख लीजिए कितना है, CH4 का मास कितना होता है 16, तो 12/16 × 100, दिस विल बी द परसेंटेज फॉर कार्बन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं चीजें। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो नहीं हो पाएगा ना अपना सिलेक्शन, और सिलेक्शन तो हमें चाहिए, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। हमें सारे एलिमेंट्स की कंपोजिशन देखनी है, कितना कितना परसेंट ये इनके अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ सोडियम
परसेंटेज ऑफ सोडियम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। सोडियम के आपके पास कितने मोल हैं? 2 मोल है। 1 मोल सोडियम का कितना मास होता है? एक सोडियम का कितना मास होता है अपने पास? 23, क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा 46 डिवाइड बाय टोटल का जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ टोटल का कितना होगा Na2SO4 में? 46 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। ठीक है, तो यहां से जल्दी से सॉल्व कीजिए कितना आएगा और 142। ठीक है, तो इसका मास कितना है 142, तो आप क्या करेंगे 142 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर मुझे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑक्सीजन की कैसे कैलकुलेट करूं? ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे? 1 का 16 होता है तो 4 का कितना हुआ 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100, तो यहाँ से आप क्या ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पे सल्फर की, तो सल्फर का मास कितना होता है 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। अभी आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम आपने यहाँ पे 142 से क्यों डिवाइड करा रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें किसके अंदर देखना है, हमें पूरे मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कि सोडियम की, सल्फर की या ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो इसीलिए हम 142 से डिवाइड कर रहे हैं और जितना परसेंटेज है जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, मैथ्स में तो आप लोग इंटेलिजेंट है ही, तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग करके सॉल्व बताइए मुझे। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे दिस इज सो इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जनरली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आई होप कि आप ये अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम में। तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं, ये क्या है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे मैम C6H12O6 होता है। मैं कहूंगी हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ये तो आज तक हमने नहीं सुना। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है शॉर्ट टर्म, जैसे हम सबके निकनेम होते हैं घर पे। ठीक है, मेरा भी है, आपका भी होगा आई होप, है ना? जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या है आपके निकनेम। ऐसे ही अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स के निकनेम क्या होंगे? ठीक है, लेट्स से अगर मैं बात करूं C6H12O6, ठीक है, बाहर इसका नाम क्या है ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन घर में भी तो इसको कुछ बोलते होंगे ना, क्या बोलते हैं इसको? इसके जो निकनेम है, अभी इसका निकनेम मतलब आप 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे मतलब CH2O। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया CH2O, ये क्या है अपने पास, ये क्या है बच्चे, ये है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है अपने पास क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। किसकी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है बच्चे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक है, जनरली अगर मैं आपको इसका डमी स्ट्रक्चर बताऊं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स से आपको परसेंटेज दिया, मान लीजिए आपके पास कहता है कि क्वेश्चन में आपके पास 3 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहता कार्बन जो है वो 12% है और जो ऑक्सीजन है वो 16% है और जो हमारे पास लेट्स से ये ऑक्सीजन है जो वो 18% है। ठीक है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो अभी परसेंटेज कंपोजिशन को ही हम गिवन मास के ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12/12। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/1। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब जितना आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की। किसकी बात करेंगे हम? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। ठीक है, जो वैल्यू इन तीनों में से सबसे छोटी आएगी उसको हम हर किसी से यहाँ पे डिवाइड कराएंगे और यहाँ पे हमारे पास रेशो आएगी। तो जनरली आपके पास CXHY
Z। आप यहाँ से क्या कर सकते हो बच्चे, X, Y एंड Z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वहीं से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जल्दी से। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर CH2O एंड 180, ठीक है। यानी कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, शॉर्टेस्ट रेशो आपको कितना दिया है, CH2O दिया है, ठीक है। और आपको जो कंपाउंड का मास है वो कितना दिया है, 180 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है हमें, राइट। तो भी क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से क्या है हमारे पास, कंपाउंड में एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक अपने पास क्या है बच्चे, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अभी इनका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 दिया है, राइट। तो यानी कि N का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें N के फॉर्मूला की, तो N का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, N इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, ठीक है, 180 दिया हुआ है। और जो अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 ऐड कर देंगे, और ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो यहाँ से बच्चे कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला की यूनिट है वो कितनी आई है हमारे पास, 30 आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो N की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई। क्योंकि N की वैल्यू 6 आई है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसको हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो बस आपने कुछ नहीं करना, CH2O था ना, तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या आया, C6H12O6, दिस विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बच्चे ये क्या है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि सबके निकनेम होते हैं, है ना, तो निकनेम क्या है, CH2O है। और अगर मैं प्रॉपर मॉलिक्यूल की बात करूं कि कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H12O6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% X है और 50% आपके पास Y है, जिसका मास है 10 AMU X का, और Y का मास कितना है, 20 AMU, ठीक है। तो दो हमारे पास एलिमेंट्स है, एक X है और एक Y है, ठीक है। एक की कंपोजिशन कितनी है, 50 है, और दूसरे की भी कंपोजिशन कितनी है, 50 है, ठीक है। अभी मुझे इसका मास निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो क्या करूं, से मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 20 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 2.5, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपको ना इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2.5 से डिवाइड करवा दो, 5 डिवाइड बाय 2.5, तो कितना आ गया यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे 2.5 तो है ये, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए, बट ये तो फ्रैक्शन में आ गया, काम खराब कर दिया ना इसने। तो अभी काम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरली मैं इसको 2 से, पूरी इक्वेशन को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रही हूँ तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना था। चलिए फिर अगला करते हैं। यस, अभी हमने सारे लॉज को कवर कर लिया है, और मैंने आपको जनरली परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में भी आइडिया दे दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में भी बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की, स्टोइकियोमेट्री की बात कर लेते हैं। अभी स्टोइकियोमेट्री क्या है, ठीक है बच्चे, ये एक ग्रीक वर्ड है, डरने की जरूरत नहीं है, नाम थोड़ा सा खतरनाक है बट टॉपिक बहुत सही है, ठीक है, और ये आपको आना भी चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें, ये स्टोइकियोमेट्री वर्ड है कि ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका नाम है स्टोइकियो प्लस मेट्री। अभी स्टोइकियो क्या है, स्टोइकियो है मास के बारे में, और मेट्री है स्टडी के बारे में। मेट्री मतलब मीटर, मतलब स्टडी करना, राइट। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि मास, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, उसको मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हमारा स्टोइकियोमेट्री में कवर अप होता है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। अब जनरली हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में हम जनरली स्टडी करेंगे।
लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी ये जो स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ मैं। अगर हम बात करें यहाँ पे N2 प्लस H2 की विल फॉर्म 2NH3, ठीक है, और क्योंकि बैलेंस किया हमने तो यहाँ पे 3H2 हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास बैलेंस करके आया है ना, ये जो हमारे पास बैलेंस करके आया है, ये क्या है, ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स है। क्या है बच्चे, ये स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स है, ठीक है जी। यहाँ पे 1N2 है, 3H2 है और 2NH3 है। तो ये 1, 3 और 2 ये सब क्या है, ये आपके पास स्टोइकियोमेट्री है। दिस इज व्हाट, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया सबको, ठीक है। अब ये था हमारे पास स्टोइकियोमेट्री का कांसेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जिसने लिमिट लगा दी, जिसने लिमिट लगा दी। लिमिट लगा दी का क्या मतलब है, जहां पे अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो रिएक्टेंट अगर खत्म हो गया तो वहां पे प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिट का उल्टा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, जहां पे आपके पास जो रिएजेंट है वो एक्सेस में है। एक्सेस में है का क्या मतलब है कि जहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो हो रही है, बट अगर मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा एक रिएजेंट खत्म हो गया तो दूसरा चाहे कितना भी एक्सेस में है वो आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करा सकता। लेट्स से अगर मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी को चाय बहुत पसंद है, ठीक है, आपको भी होगी आई गेस। तो अगर किसी को चाय बहुत पसंद है, ठीक है, और उसे चाहिए कि वो 2 चम्मच चीनी पीता है, ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास 1 चम्मच चीनी है और वो कहेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब चाय नहीं बन सकती, मैं तो नहीं पीऊंगा ये चाय, है ना। तो उसने लिमिट लगा दी कि अगर आपके पास 2 चम्मच चीनी नहीं है तो लिमिट लग गई कि अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट की बात अगर मैं केमिस्ट्री में करूं तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, कौन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक देगा कि और फर्दर प्रोडक्ट मेरे पास ना बने, ठीक है। तो अमोनिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 मोल ऑफ N2 प्लस 2 मोल ऑफ H2 विल फॉर्म 2NH3। यहाँ पे हम 3 मोल ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। यहाँ पे हम 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 मोल ऑफ H2 और यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3 है, ठीक है। अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स की बात करूं या फिर अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन के कितने मोल है, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 और अमोनिया के कितने अपने पास 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने तो अमोनिया का 4 मोल यूज किया है, मतलब मैं मार्केट से 4 मोल लेकर आई हूं और जो हाइड्रोजन है उसका मैं 6 मोल लेकर आई हूं, तो अब मुझे बता दो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जितना आपके पास क्या होता है बच्चे, एक्चुअल मोल्स होते हैं जितने, डिवाइड बाय में स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स जितने होते हैं, या वी कैन से स्टोइकियोमेट्री जितना होती है, और जितना जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जो ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अभी एक्चुअल कितना है, 1 है, और स्टोइकियोमेट्री अपने पास कितनी है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि एक्चुअल मोल अपने पास, हमने उल्टा कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, अभी हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का कितना है, 1 है, और एक्चुअल में कितने हैं अपने पास 4। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4/1, और यहाँ पे अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 के लिए अपने पास क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी हमारे पास 4/1। और यहाँ पे अगर मैं O2 की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा मेरे पास 6/3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अभी छोटा नंबर कौन सा आपके पास, मतलब कम छोटा नंबर कौन सा अपने पास, 3 है, यानी H2 है, तो H2 विल डिसाइडेड एज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 विल डिसाइडेड एज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो आपके पास N2 होगा दैट विल बी डिसाइडेड एज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एक्सेस
रिएजेंट। मतलब आपको स्टोइकियोमेट्रिक मोल पता होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और एक और बात का आप जो ध्यान रखेंगे, नोट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको अगर लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन फर्स्ट, अदरवाइज आप क्वेश्चन पक्का गलत करा के आएंगे। ठीक है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होना चाहिए। मतलब मैंने भी देखिए यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस किया है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स पता होना चाहिए और एक्चुअल मोल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस फिर यहाँ पे हमारा जो है स्टोइकियोमेट्री खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक बचता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। वैसे जनरली वो सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत अच्छे से होता है, जो कि आपके 12th क्लास का है, बट आपको एक हल्का सा आइडिया यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी आ रही हो और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।